हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं एडवांस सर्वेइंग जो न्यू सिलेबस है जीटीयू का, जिसका यहाँ पर कोड यहाँ पर दिया हुआ है 4340601। ठीक है, ये जीटीयू गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है, न्यू सिलेबस है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो आप ये जो पॉइंट हैं, जो यूनिट हैं, वो मैच कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके अगर जो सिलेबस है उसमें ये अगर कंटेंट है तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके एकदम इजी कॉन्सेप्ट में समझाते जाएंगे कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे यूनिट नंबर 1 है, एज पर जीटीयू सिलेबस टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग जो है ये आपको 20 मार्क्स कवर कराएगा। ठीक है, 20 मार्क्स का वेटेज है। ओके, और जिसमें टैक्योमेट्रिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस बताए जाएंगे। इसके पहला जो ओवरव्यू था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किए थे, बहुत सारे टॉपिक एक्सप्लेन करके आपको समझाए भी थे। इसमें भी डिटेल में मैं स्टार्ट भी करूंगा ये चैप्टर आज, साथ साथ में उसको भी देखते जाएंगे। सेकंड जो यूनिट है वो है कर्व। कर्व जो है वो आपका 14 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, एज पर जीटीयू सिलेबस 14 मार्क्स कवर करेगा। टोटल स्टेशन 16 मार्क्स कवर करेगा। डिटेल में आपको समझाते जाएंगे। साथ ही साथ में इसके जो प्रैक्टिकल वीडियोज हैं वो भी आपको मिलेंगे, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कराए जाएंगे वो भी आपको वीडियोज मिलेंगे। फिर बाद में है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स कवर करेगा, 10 मार्क्स। एंड मॉडर्न सर्विंग टेक्निक इज ऑल्सो 10 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने टोटल 70 मार्क्स, ये अगर इसकी बात करूं मैं तो टोटल 70 मार्क्स कवर कर रहा है। ठीक है, 70 मार्क्स का कवर कर रहा है। तो ये 70 मार्क्स में कितने से कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर समझ में भी आ रहा है और आइडिया भी मिल रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है टैक्योमेट्रिक, यूनिट नंबर 1। टैक्योमेट्री सर्वेइंग। ठीक है, अभी टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में क्या क्या पढ़ना है वो ऐसे डिटेक्ट करा देता हूँ, बाकी वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। जैसे कि टैक्योमेट्रिक है क्या, ठीक है, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग क्या है, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग का पर्पज़ क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में यूज किए जाते हैं, साथ ही साथ में टैक्योमेट्री का प्रिंसिपल क्या है। फिर बाद में और भी चीज़ें उसमें आती है, जैसे कि स्टैडिया क्या होता है। ठीक है, कई सारे मेथड हैं, मेथड ऑफ डिटरमाइन द कांस्टेंट ऑफ टैक्योमेट्रिक। टैक्योमेट्रिक में कांस्टेंट आते हैं, वो कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। फिर मेथड ऑफ टैक्योमेट्री, कौन कौन से मेथड हैं, जिसमें फिक्स हेयर मेथड आता है, मूवेबल हेयर मेथड आता है, टेंजेंशियल मेथड आता है, और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल होंगे। इतने सारे टॉपिक 20 मार्क्स ये जीटीयू कवर करा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है टैक्योमेट्रिक है क्या। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे टैक्योमेट्रिक, टैक्योमेट्रिक का है। तो वन बाय वन करके मैं यहाँ पर आपको बताते भी जाऊँगा और समझाते भी जाऊँगा। ठीक है, कि टैक्योमेट्रिक है क्या। ठीक है, तो टैक्योमेट्रिक है क्या, टैक्योमेट्री, और इसको एक और नाम से जानते हैं टेलीमेट्री। टेलीमेट्री इज अ ब्रांच of surveying, is a branch of surveying in which the horizontal distances and the differences of distances and the difference of elevation of points are
डिटरमाइन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे सपोज डैट कि मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि ये कोई जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये लैंड कैसा भी हो तो इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो कि कोई हाइट है, ठीक है, और दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस पता करना हो, एलिवेशन इसी को बोलते हैं, एलिवेशन इसी को बोलते हैं। तीन दो पॉइंट के बीच का ये आपको अगर फाइंड आउट करना हो कितना है, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ के बेस पे यहाँ का हाइट आपको बताना है कि ये हाइट कितनी होगी, ये अगर आपको बताना है तो भी इसकी हेल्प से आप बता सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस आप बता सकते हैं इसकी हेल्प से। क्लियर? तो टैक्योमेट्रिक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, सर्वेइंग का वो ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस प्लस वर्टिकल डिस्टेंस का डिफरेंस कोई दो पॉइंट के बीच का वो डिटरमाइन करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। क्लियर हो गया? ये पॉइंट आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट अगर आप लिखना है तो लिख सकते हो, द इंस्ट्रूमेंट used for tachymetry is known as टैक्योमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम क्या है? टैक्योमीटर। क्लियर? ये भी आपको आइडिया मिल गया होगा। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में उसको बोला जाता है टैक्योमीटर। साथ ही साथ में और एक नाम है, वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा, द मेथड ऑफ टैक्योमीटर metric, the method of tachymetric surveying is also known as देखिए ना, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग को और भी नाम से जाना जाता है। टैक्योमीटर ये इंस्ट्रूमेंट का नाम था, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग। ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग मेथड भी बोला जाता है, मेजरिंग मेथड, जिसको शॉर्ट में ODM भी बोला जाता है। और एक और पॉइंट लिख सकते हो, बिकॉज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है तो इसीलिए इसको ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग मेथड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा कि कौन कौन से सिचुएशन में इसको हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सिचुएशन है जिसमें मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग बता रहा हूँ, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग is useful in the following situation. Sorry, in the following situation. कौन कौन से ऐसे सिचुएशन हैं जहां पर मैं इसको टैक्योमेट्रिक सर्वे करूंगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं पॉइंट लिखवा देता हूं। जैसे कि पहला इसमें पॉइंट है, व्हेन ग्राउंड सरफेस, जो जहाँ पर आप करने वाले हो, व्हेन ग्राउंड सरफेस कैसा होना चाहिए? अनइवन होना चाहिए। ग्राउंड सरफेस इज अनइवन। ठीक है, अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ हो, कहीं ऊपर कहीं नीचे हो, इस तरीके का हो तो अनइवन हो। एंड इट इज डिफिकल्ट टू ले
चेन और टेप ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे चेन और टेप से मेजर करना डिफिकल्ट हो तो ये मेथड यूज करते हैं, तब ये टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है व्हेन ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल्स सच एज, कैसा ऑब्स्टेकल्स हो, स्टीप हो या तो ब्रोकन ग्राउंड हो। स्टीप हो या तो ब्रोकन ग्राउंड हो। ठीक है, ब्रोकन ग्राउंड या तो डीप वैली हो, गहरी खाई एक्सेट्रा, ऐसी जगह पे आप इसे यूज कर सकते हैं। आर मेड विथ। ठीक है, थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैसी जगह सिचुएशन पे आप इसको कर सकते हैं, वो है दिस मेथड। ये मेथड कन्वीनियंट है। दिस मेथड इज कन्वीनियंट फॉर सर्विस ऑफ रोड। रोड का सर्वे कर रहे हैं या कैनल्स का कर रहे हैं या रेलवे लाइन का कर रहे हैं, रेलवेज एक्सेट्रा। ऐसे अगर सर्वे कर रहे हैं तो उसमें इसकी खास ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, व्हेन एरिया टू बी सर्वे इज लार्ज। व्हेन एरिया टू बी सर्वे इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज भी बताएंगे, फिर बाद में उसके प्रिंसिपल को भी बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिए। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने आ गए हैं लेकर टैक्योमेट्रिक सर्विंग, जिसमें आज कैरेक्टरिस्टिक उसकी बात करेंगे। टैक्योमेट्रिक सर्विंग के कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक टैक्योमेट्रिक सर्विंग की है, तो ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये टैक्योमेट्रिक सर्विंग की कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसमें मैं लिखने जा रहा हूँ, जो है हॉरिजॉन्टल एंगल। एंगल्स एंड vertical angles can be measured with the help of tachyometer। ठीक है, इसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट are directly measured by टैक्योमीटर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक में, वो है फॉर टैक्योमेट्रिक सर्वे only टैक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट है, टैक्योमीटर एंड स्टैडिया रॉड्स आर रिक्वायर्ड। यही सब जरूरत होते हैं सर्वे करने के लिए।
चौथा कैरेक्टरिस्टिक है कि चेन और टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चेन और टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर। और पांचवा है आपके लिए, वो है इट इज लेस एक्यूरेट। इट इज लेस एक्यूरेट। ठीक है, लेस एक्यूरेट, एक्यूरेट की स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, आइडिया मिल गया होगा। ओके, अब उसके बाद से इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पर्पज और टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट। पर्पज और उसके लिमिटेशन ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके पर्पज क्या हैं, ये जो टैक्योमेट्रिक सर्वे कर रहे हैं उसका पर्पज या एडवांटेज बोल सकते हो, और साथ साथ में उसके लिमिटेशन को भी हम जानेंगे। तो पहला हेडिंग डाल सकते हो पर्पज, पर्पज या एडवांटेजेस लिख सकते हो। ठीक है, और ये किसका पर्पज है, टैक्योमेट्रिक सर्वे का। क्लियर। तो क्या क्या इसके पर्पज हैं, तो पहला पर्पज यहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स द अलाइनमेंट, फिक्स द अलाइनमेंट ऑफ रोड, टू फिक्स द अलाइनमेंट ऑफ रोड, कैनाल एंड रेलवे लाइन, रेलवे लाइन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो है टू प्रिपेयर कंटूर मैप, टू प्रिपेयर कंटूर मैप्स। क्लियर। तीसरा है टू प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप, टू प्रिपेयर टोपोग्राफिक मैप्स। ठीक है, कंटूर मैप जानते हो कि जो वर्टिकल हाइट को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सी वर्टिकल हाइट कहाँ पर है, कितनी, क्या कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा खाई है या कोई हिली एरिया है, वो सारा कुछ टोपोग्राफिकल भी साथ साथ में वो ये भी बताएगा टोपोग्राफिकल में कि कहाँ हिल है, कहाँ वैली है, सब कुछ एक साथ उसमें रिप्रेजेंट करके बता देगा। फिर जो चौथा है वो है इट इज यूजफुल फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग है, वाटर से रिलेटेड एरिया, वाटर बाउंडेड एरिया है, तो वो वाले एरिया को भी सर्वे हम इसकी हेल्प से करते हैं। पांचवा है टैक्योमेट्री is also useful for checking, क्या चेकिंग, जो चेन और टेप से मेजरमेंट किया गया उसको चेक कर सकते हैं। चेकिंग ऑफ द डिस्टेंस मेजर, जय श्री राम। अकेले क्या कर रहे हैं आप? with a tape और चेन और टेप से जो आपने मेजरमेंट किया है, और फॉर द चेकिंग ऑफ द एलिवेशन determine with level, determine with लेवल, जो आपने डिटरमाइन किया है उसकी हेल्प से हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जो चेन और टेप से आपने मेजरमेंट किया है। और लास्ट है, छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टू कैरी आउट सर्वे विथ स्पीड में कर सकते हैं, बट डिफरेंट प्रॉब्लम ये रहेगा कि एक्यूरेसी जो रिक्वायर रहेगी वो कम रहेगी, बट एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज लेस। क्लियर।
तो ये था तो पर्पज जिसको एडवांटेज बोल रहे हैं। उसके बाद हम उसके लिमिटेशन को देखेंगे कि लिमिटेशन क्या क्या है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ लिमिटेशन। ओके, लिमिटेशन क्या क्या है, इसको डिसएडवांटेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो पहला तो इसका है कि ये कम एक्यूरेसी है, इट इज लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू चेनिंग करने के कंपैरिजन में एक कम एक्यूरेट है। दूसरा लिमिटेशन लिख सकते हैं देयर आर चांसेस ऑफ एरर, देयर आर चांसेस ऑफ एरर while taking ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन आप कर रहे होगे, रीडिंग ले रहे होगे ऑन स्टेडिया हेयर या स्टेडिया रॉड एट फर्दर डिस्टेंस, दूर से अगर ले रहे हैं तो उसके एरर आने के फर्दर डिस्टेंस, दूर डिस्टेंस से अगर आप मतलब रीडिंग ले रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन में एरर आने के चांसेस बन सकते हैं। तीसरा है इट इज डिफिकल्ट टू टेक ऑब्जर्वेशन when there are obstruction between, ऑब्स्ट्रक्शन कोई आ जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं बिटवीन, जैसे कि चेन और टेप से जब हम करते थे तो क्या होता था कि अगर मान लो कि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता था तो उसको भी हम अलग अलग मेथड हैं जिसके मेथड के थ्रू हम उसको मेजर कर लेते थे लेंथ को, बट यहाँ पर अगर आ गया तो डिफिकल्ट होगा उसको मेजर करना। क्लियर? तो लिमिटेशन, 3 लिमिटेशन है, इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसकी खास बात क्या होती है। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में 2 इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, एक तो टैक्योमीटर होता है और क्या होता है स्टेडिया रॉड या लेवलिंग स्टाफ। तो इनकी जो खास बातें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, छोटे छोटे वीडियोज बनेंगे। चाहे तो मैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके ज़रूर बोलिए, आपको हाफ एन आवर के भी वीडियोज लेक्चर बना देंगे या 1 आवर के भी लेक्चर बना देंगे। तो एज पर आपके रिक्वायरमेंट के बेस पे वो आवर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जो इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं उसके बेस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम आगे के वीडियोज बनाते जाएंगे। आप लोग देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। कोई अगर जो डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेके आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन टैक्योमेट्रिक। ठीक है, तो कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं टैक्योमेट्रिक सर्वे करने में, ठीक है, टैक्योमेट्रिक मतलब टैक्योमेट्रिक सर्वे करने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे आज उसके बारे में हम इसके बारे में समझने वाले हैं। इसके क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। एक्सप्लेन इंस्ट्रूमेंट यूज इन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, या ऐसे बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज इन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, या डिस्कस इन इंस्ट्रूमेंट यूज इन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि नॉर्मली जो यूज होते हैं, नॉर्मली 2 इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री में नॉर्मली 2 होते हैं। एक आपका होता है जिसका नाम है टैक्योमीटर, ठीक है, और दूसरा जो होता है जिसको स्टेडिया रॉड बोलते हैं। स्टेडिया रॉड बोलो या तो लेवलिंग स्टाफ बोलो, ठीक है, लेवलिंग स्टाफ। ओके, तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। अब इन 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला जो है उसके बारे में लिख लेते हैं, टैक्योमीटर क्या होता है। ठीक है, टैक्योमीटर के बारे में थोड़ी सी पॉइंट लिखते हैं।
फिर उसके बारे में एक एक करके समझते हैं कि क्या है ये टैक्योमीटर। तो जो टैक्योमीटर होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट ही होता है, बस उसमें एनालिटिक लेंस फिट होता है या स्टेडिया डायफ्राम फिट होता है, तो उसी को टैक्योमीटर बोलते हैं। आपने ट्रांजिट थियोडोलाइट देखा होगा। और टैक्योमीटर इज अ ट्रांजिट थियोडोलाइट अपने सर्वेइंग में पढ़ा ही है। फिटेड विथ स्टेडिया डायफ्राम एंड एनालिटिक लेंस, ये दो उसमें थियोडोलाइट में फिट होते हैं, स्टेडिया डायफ्राम या तो एनालिटिक लेंस। क्लियर। लास्ट में बताऊंगा कि एनालिटिक लेंस क्या होता है। एक एक्सटर्नल लेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसी को एनालिटिक लेंस बोलते हैं। अब स्टेडिया जो होता है, द स्टेडिया डायफ्राम हैज वन central horizontal hair and two additional horizontal hairs known as स्टेडिया हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेडिया हेयर्स। क्लियर। स्टेडिया डायफ्राम जो होता है, अभी इसका मैं पिक्चर भी बताऊंगा। स्टेडिया डायफ्राम हैज वन सेंट्रल हेयर एंड टू एडिशनल हॉरिजॉन्टल हेयर नोन एज ए स्टेडिया हेयर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिगर बना के बताऊँ इस तरीके से, ठीक है। एक होता है सेंट्रल में, एक होता है इसके टॉप पे, एक होता है ये बॉटम पे। इसको हॉरिजॉन्टल या स्टेडिया हेयर बोलते हैं। एक इसके सेंटर पे भी ऐसे होता है, ठीक है। क्लियर। एक आपको ऐसे देखने को मिलेगा इस तरीके से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। एक आपका वर्टिकल होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, और ये यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल पे ऐसे लगे रहते हैं, जिससे कि आपको ये हेयर और एक ये हेयर पता चल सके। एक और आपको बना देता हूँ, इस तरीके से बना होता है। 3 यहाँ पे वर्टिकल भी होते हैं और 3 हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ तो इस तरीके से भी होता है। यहाँ पर इस तरीके से एक ये वर्टिकल, यहाँ पे 2 होते हैं, एक यहाँ पे नीचे, एक यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और एक यहाँ पे साइड में, एक यहाँ पे साइड में, इस तरीके से बने होते हैं। आपको मेन तो इससे और इससे लेना देना होता है, ठीक है। तो ये सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। और भी कुछ बातें हम टैक्योमीटर से रिलेटेड लिख लेते हैं। द अपर स्टेडिया हेयर जो होता है, जैसे ये अपर स्टेडिया होता है, प्लेस कहाँ पे होता है? सेंट्रल हॉरिजॉन्टल के अबो। एंड जो लोअर स्टेडिया हेयर है वो कहाँ पर है? सेंट्रल हेयर के बिलो है। तो वो पॉइंट भी लिख लेते हैं। द अपर, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपर स्टेडिया हेयर इज प्लेस्ड above the central horizontal hair whereas the lower stadia hair is placed below the central horizontal
here। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वेरियस पैटर्न, मतलब ये जो मैंने बताया अलग अलग पैटर्न हैं स्टेडिया डायफ्राम के। वेरियस पैटर्न ऑफ स्टेडिया डायफ्राम एज shown in figure, as shown in figure। आप फिगर में देख सकते हो ये अलग अलग बहुत सारे पैटर्न हैं। एंड नेक्स्ट और इस टैक्योमेट्री का लास्ट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट आप खुद भी बना सकते हो इन टैक्योमेट्री। टैक्योमीटर normally internal focusing is used। Okay, if external focusing telescope is used, वन एक्स्ट्रा लेंस, इसका मतलब क्या हुआ, वन एक्स्ट्रा लेंस अगर यूज कर रहे हैं उसी को बोला जाता है नोन एज एनालिटिक लेंस। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एनालिटिकल लेंस, ये बता सकते हैं। known as analytical lens is provided between, कहाँ पे प्रोवाइड होगा, आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस के बीच में, between an आई पीस and object class क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी ये जो टैक्योमीटर है इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डाल लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्योमीटर। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया मिलेगा ना कि मतलब क्या है इसकी खास बात क्या है। फिर बाद में हम स्टेडिया रॉड को देखेंगे। क्या है पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्योमीटर है, टैक्योमेट्री नहीं है। इसके पहले मैंने टैक्योमेट्री की कैरेक्टरिस्टिक बात बताई है। यहाँ पर जो अभी बता रहा हूँ वो टैक्योमीटर की है, मतलब इंस्ट्रूमेंट की है। ठीक है, तो इसमें पहला है द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है, ये भी मैं समझाऊंगा कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट किसको बोलते हैं आगे जब मैं डेरिवेशंस बताऊंगा। हालांकि इस कांस्टेंट के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर टैक्योमीटर एफ अपन आई इक्वल टू 100 होता है। ये एफ अपन आई को ही बोला जाता है टैक्योमीटर कांस्टेंट। ठीक है, ये 100 के वैल्यू के आसपास होती है। ठीक है, दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इन टैक्योमीटर टेलीस्कोप एनालिटिक लेंस इज फिटेड, हैंस इसकी वजह से एक एडिटिव कांस्टेंट आता है, हैंस एडिटिव कांस्टेंट जिसको F प्लस डी से इंडिकेट करते हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कांस्टेंट की बात किया है तो मैं डिटेल में इसका थियरी एक्सप्लेन भी करूंगा। वो अप्रोक्सीमेट 0 की वैल्यू के बराबर होता है। और तीसरा है टेलीस्कोप जो होता है, द टेलीस्कोप शुड बी पावरफुल हैविंग
अब मैग्नीफिकेशन मतलब क्या करता है? मैग्नीफिकेशन क्या करता है? मतलब उसे कई गुना बड़ा कर देता है। मैग्नीफिकेशन ऑफ 20 to 30 डायमीटर, इतना बड़ा कर देता है। ठीक है, क्लियर? फिर नेक्स्ट चौथा और कैरेक्टरिस्टिक का लास्ट है द एनालिटिक लेंस। द एनालिटिक लेंस absorb some of the incident light, some of the incident light to compensate the loss of light and to increase illumination a larger object glass is required. ओके, तो एक बार और फिर से मैं समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्योमेट्रिक में मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है टैक्योमीटर के लिए, जो F/I होता है, उसकी वैल्यू 100 होती है। और इसी टैक्योमेट्रिक टेलीस्कोप में एनालिटिकल लेंस फिट होता है, इसकी वजह से एडिटिव कांस्टेंट मिलता है जिसको F+T=0 के आसपास होता है। द टेलीस्कोप शुड बी पावरफुल हैविंग, तो मैग्नीफिकेशन कर देता है 20 to 30 डायमीटर। मैग्नीफाई मतलब उतना बड़ा कर देना। ठीक है, द एनालिटिक लेंस ऑब्जर्व सम ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो लाइट उसके ऊपर आ रही है, इंसिडेंट रेज आ रही है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे क्या कर लेता है? टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ लाइट एंड टू इंक्रीज इल्यूमिनेशन एंड लार्जर अपडेट क्लास इज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी टैक्योमीटर की। अब बात हम करते हैं जो दूसरा वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, स्टेडिया रॉड या लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ बोलो और स्टेडिया रॉड बोलो, क्या है ये खास बात, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आएगा तो ये पूरे आपको लिख के ही बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके पॉइंट है और इसके फिगर भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे बना सकता हूँ, बना ही देता हूँ। मैं रफली फिगर बना रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से ये बना होता है। इस तरीके से रहता है, ये वाला पॉइंट नहीं है। फिर यहाँ पर इस तरीके से होता है, फिर इस तरीके से होता है, फिर इस तरफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से रहता है। ये ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पर मार्किंग दी रहती है कि 1.00, फिर 1.195, 1.195 रहता है, फिर यहाँ पे 2 रहता है, ऐसे करके मार्किंग रहती है। 2.050, यहाँ पे 2.095, इस तरीके से मार्किंग रहती है। लेवलिंग स्टाफ भी आपने देखा, उसमें भी इस तरीके से मार्किंग होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके थ्रू लिख लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके कि लेवलिंग स्टाफ क्या होता है। तो फॉर स्मॉल डिस्टेंसेज लाइक मतलब से अप टू 100 meter, an ordinary leveling staff with 5 mm ग्रेजुएशन में भी यूज, आपने देखा भी होगा लेवलिंग स्टाफ
उसमें देखेंगे कि ब्लैक एंड वाइट पट्टी जो रहती है वो 5 mm को इंडिकेट करती है, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें मार्किंग की रहती है कि अगर 100 मीटर तक करते हैं तो वो लेवलिंग स्टाफ एप्लीकेबल है, ठीक है, यूज कर सकते हैं। बट उससे ज़्यादा अगर हुआ तो बट व्हेन द डिस्टेंस इज मोर than 100 meter, it is desirable to use a स्टेडिया रॉड। स्टेडिया रॉड तब यूज करते हैं। ये जो मैंने पिक्चर बनाया स्टेडिया रॉड, लेवलिंग स्टाफ का तो आपको आइडिया है ही, ठीक है। इट इज यूजली a single piece, a single piece 3 to 5 meter लॉन्ग होता है एंड 50 to 150 mm वाइड होता है। आप देख सकते हो कि थोड़ा चौड़ा भी ज़्यादा होता है लेवलिंग स्टाफ के कंपेरिजन में। क्लियर। नेक्स्ट है द ग्रेजुएशंस आर बोल्ड। इसके जो ग्रेजुएशन होते हैं, मार्किंग होते हैं, वो ज़्यादा बोल्ड होते हैं। बोल्ड मतलब बड़ा, ठीक है। जैसे कि आप कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे देखते हो, वर्ड ओपन करते हो तो बोल्ड रहता है। बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क रहेगा और इंडिकेट करेगा, मतलब द ग्रेजुएशन आर बोल्ड एंड सिंपल। बोल्ड भी होता है और सिंपल होता है। सो डैट द रीडिंग कैन बी टेकन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस से भी हम वो रीडिंग को डिक्टेट कर पाएँ। दिस distances, long distance. For longer distance जो होता है, for longer distances, the stadia rod may be graduated इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पर ग्रेजुएट होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 0.01 मीटर। एंड इसमें का लास्ट पॉइंट है अ स्टेडिया रॉड में भी प्रोवाइडेड विथ ए स्मॉल लेवल or an arrangement to suspend a plumb bob। ठीक है, बॉब है, सॉरी प्लम बॉब। ओके, मतलब कह रहे हैं कि स्टेडिया रॉड में भी प्रोवाइडेड विथ अ स्मॉल लेवल, मतलब उसकी स्मॉल लेवल पे होता है, इसलिए ऑलरेडी उसमें प्रोवाइडेड होता है, इसलिए प्लम बॉब की इसमें अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब वो जैसे कि स्टाफ है या स्टेडिया रॉड है, उसको क्या होता है वर्टिकली स्ट्रेट में रखना पड़ता है। तो वर्टिकली स्ट्रेट रखने के लिए लेवलिंग स्टाफ में कई बार प्लम बॉब की ज़रूरत पड़ती है कि वो स्ट्रेट है या नहीं है, कहीं किसी तरफ स्लोप तो नहीं है। तो जो ये स्टेडिया रॉड होता है वो स्मॉल लेवल में ऑलरेडी वो प्रोवाइडेड ही रहता है स्टेडिया रॉड में, कि ताकि वो उसके लिए कोई मतलब एक्स्ट्रा अदर से प्लम बॉब की अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब नहीं रहेगा तो चल जाएगा। क्लियर।
अभी नेक्स्ट जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री, ठीक है, उसके बाद थियरी ऑफ स्टेडिया टैक्योमेट्री। ये थोड़ी थियरी चल रही है लेकिन आपको मज़ा आएगा जब आगे के जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया मिलते जाएगा और मज़ा भी आते जाएगा। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिए और जो डाउट हो वो कमेंट करके जरूर बोलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री क्या बोलता है पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद से स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन में ये है कि जितने भी आइसोसेल्स ट्राइंगल हैं, ध्यान से समझना, जितने भी आइसोसेल्स ट्राइंगल हैं उनके एपेक्स से बेस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड जो बेस का विड्थ है, इनका रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर हो रही है? तो एक बार और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक वेस्ट पेपर लेके मैं आपको समझा दूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। जैसे सपोज डैट कि यहाँ पर एक पेपर लिया है मैंने, जैसे ये मैंने आपको बनाया, ठीक है। एक ये आइसोसेल्स मतलब ये दोनों एंगल दोनों साइड बराबर हैं। एक बड़ा मैंने बनाया, यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाया, इसका भी ये साइड इस साइड के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से देखो ये अपेक्स है, अपेक्स से ये परपेंडिकुलर ये बेस पर ये जो डाला है इसका मान लो D1 डिस्टेंस है, यहाँ पे भी अपेक्स से इसके परपेंडिकुलर लेंथ बनाया, ये मान लो D2 है, और इसका विड्थ जो है ये विड्थ इसको मान लो S1 ले लिया, इसका विड्थ जो है S2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि ये D1/S1 जो आएगा वही रेशियो, ये जो रेशियो वैल्यू आएगी D1 कुछ और होगा, S1 कुछ और होगा, यहाँ D2 कुछ और होगा और S2 कुछ और होगा। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर ही होगी। मतलब ये हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो दूसरे के भी यही वैल्यू आएगी, इसकी भी यही वैल्यू आएगी। ये प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी थियरी को, स्टेटमेंट को बता रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसके बाद कुछ फिगर ड्रॉ करके मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो क्या है यहाँ पर, इन आइसोसेलस, ISOCSC होता है, SCELESS होता है, LES। ये स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। ISOSCELES ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलस ट्राइंगल जो होते हैं उसकी खास बात आपको पता होनी चाहिए। द ratio of the perpendicular distance from the apex to the base एंड रेशियो किसका, एक तो ये यहां तक हो गया, कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अपेक्स टू द बेस, तो ये एंड बेस विड्थ, द बेस विड्थ, ये कंफ्यूजन बहुत लोग होता है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आया कहाँ से है, तो अगर मैं इसको बताऊं तो सिमिलर ट्राइंगल के बेस पर ये आया है, सिमिलर ट्राइंगल के बेस पे ये आया है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं कि मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन है, ठीक है, मैंने यहाँ पर सेट किया लेवलिंग स्टाफ को, लेवलिंग स्टाफ बोल रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट को, ये इंस्ट्रूमेंट मेरा हॉरिजॉन्टल ये सेट हुआ, एक मैंने रखा है लेवलिंग स्टाफ यहाँ पर, और जब मैंने एक यहाँ पर है, एक को मैंने इसको उठा के फिर बाद में यहाँ पे जब रीडिंग हो गया तो यहाँ पे रख लिया, फिर उसके बाद से यहाँ पे रख लिया।
तो हॉरिजेंटल वाला तो ऐसे जाएगा मेरा, मैं हॉरिजेंटल पहले बना देता हूँ, इस तरीके से होगा। फिर बाद में जब मैं इसको देखूंगा ना, तो जैसे मैंने इसके प्रीवियस समझा था स्टेडिया लेवलिंग स्टाफ पे इस तरीके से आएगा, इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो हेयर देखोगे, ये टॉप हेयर, ये बॉटम हेयर, तो एक तो पहले नंबर की इसके और इसके बीच का डिस्टेंस d1 है। मैंने बोला था कि देखो ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो आइसोसेल्स ट्राइंगल है, जो ये है वही ये है, इसमें भी ये जो है वही ये है, इसमें भी ये जो है वही ये है। ठीक है, तो इसका नामकरण भी कर देते हैं। जैसे कि मान लो इसको d1 लिया है, तो इसको मैं ले लेता हूँ a1 और ये b1। फिर इसको यहाँ से ये लेंथ अगर मैं ले रहा हूँ d2, तो यहाँ से ये a2 और ये b2 हो गया। फिर यहाँ से जब मैं इसका लेंथ ले रहा हूँ तो ये है d3। ठीक है, तो यहाँ पे ये a3 और ये b3 हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे मैं यहाँ पे मान लो इसको ओ ले लिया, तो 3 ट्राइंगल इसमें दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक OA1B1, एक OA2B2 और एक OA3B3। इन तीनों का देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 है, यहाँ से इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d3 है। और इनके बीच की ये जो गैपिंग है ना, ये गैपिंग, इसको S1 ले लिया, इसके बीच की गैपिंग S2 ले लिया और इसके बीच की गैपिंग S3 ले लिया। तो आप देखो ये बेस विड्थ हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। बेस विड्थ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेस विड्थ, इसको पर ये S1 S2 S3 ये क्या है? स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। स्टाफ इंटरसेप्ट मतलब लेवलिंग स्टाफ पे जो टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस मिला उसको स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये d1 और अपन S1 की वैल्यू जो आएगी वही d2 अपन S2 की वैल्यू आएगी, वही d3 अपन S3 की वैल्यू आएगी। और ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, मतलब ये रेशियो जो आ रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, ऑलवेज कांस्टेंट। क्या हो रहा है? ऑलवेज कांस्टेंट हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर इसके बारे में लिख लेते हैं एज शोन इन फिगर। आप यहाँ पे मैं जैसे जैसे बोलता हूँ इसी से आप भी लिख सकते हो, एज शोन इन फिगर। आप फिगर में जैसे देख रहे हो उस हिसाब से आप देख रहे हो 3 ट्राइंगल मिलेंगे। एक ट्राइंगल है OA1B1, दूसरा है OA2B2, ट्राइंगल का सिंबल बना लिया, एंड तीसरा ट्राइंगल है OA3B3 आर सिमिलर आइसोसेल्स ट्राइंगल। कैसे हैं? सिमिलर आइसोसेल्स ट्राइंगल है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा आपको ये भी दिख रहा है d1 d2 एंड d3 distances from apex to the base, apex to the base। क्लियर? उसके बाद और क्या देखोगे? S1 S2, S1 है, S2 है एंड S3 है। ये क्या है? लेंथ ऑफ बेस बोलो, लेंथ ऑफ बेस बोलो या स्टाफ इंटरसेप्ट बोलो, इसी को स्टाफ इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया में रहे। क्लियर? इन बातों से एज पर अबो प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा? अबो प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा कि जो d1 है अपन S1 है, वही होगा d2 अपन S2 की वैल्यू, वही होगा d3 अपन S3 की वैल्यू, और सब आपस में बराबर है। तो क्या होंगे? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि वही वैल्यू बार बार आना है। इनका रेशियो जो आया है वही इसका भी रेशियो आएगा, उसी का ये भी रेशियो आएगा। तो ये सारे पॉइंट हैं। ठीक है, समझ में आया? और इसी रेशियो को ये भी बोला जाता है F/I भी बोला जाता है। ठीक है, और ये F/I जो होता है I, इसको बोला जाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट।
हालांकि ये डेरिवेशन करके मैं प्रूफ भी बताऊंगा। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। ये आप यहाँ पर इस तरीके से इसको बॉक्स में रख सकते हैं। क्लियर? मतलब d1/s1, d2/s2, d3/s3, ये सारा कुछ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी कभी कभी काम आती हैं कि अगर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, तो इसके बेस पे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमेट्रिक। तो ये प्रिंसिपल देख सकते हैं। इसके बाद मैं थियरी ऑफ स्टेडिया टैक्योमेट्रिक बताऊंगा 1 बाय 1। देखो मैं शुरुआत में ही करते करते आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिले कि कौन सा स्टेप किस तरीके से हो रहा है, कि ताकि उस प्रकार से आप कर पाओ। वैसे ही थियरी ऑफ स्टेडिया टैक्योमेट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट इसमें है टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट। पहला कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कांस्टेंट जो यहाँ पे पता है F1i। दूसरा है एडिटिव कांस्टेंट जिसको F+d, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि इसके बाद फॉर्मूले को डिराइव करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आप उनको दोस्त मित्र को शेयर भी करें और आप भी बेनिफिट लें और दूसरों को भी बेनिफिट देते रहें, ठीक है। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं एडवांस सर्वेइंग का जो चैप्टर 1 चल रहा था टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, उसका ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आई थिंक लेक्चर नंबर 6 होगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं थियरी ऑफ स्टेडिया टैक्योमेट्री, जिसमें आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद से हम आगे की पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपके सामने मैं फिगर ये ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसी तरीके से आप भी इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। सबसे पहले आपने सेंट्रल लाइन ड्रॉ करनी है, एक छोटा फिर एक बड़ा, एक छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्लियर? उसके बाद आपने यहाँ पर एक जगह पे एक आपने लेंस ड्रॉ करना है, ठीक है, लेंस, ठीक है। इस तरीके का लेंस ड्रॉ करना है, ओके। और लेंस से जब हम देखते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, और एक मेरा ऐसे जा रहा है इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी ड्रॉ करिएगा कि ताकि अच्छी तरीके से हम उसको इवेल्युएट कर पाएँ। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये है मेरा लेवलिंग स्टाफ, ठीक है। यहाँ पर से लेवलिंग स्टाफ लिया गया। क्लियर? ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट का लेंस है और ये लेवलिंग स्टाफ है। क्लियर? लेवलिंग स्टाफ में ये जो हम देखते हैं तो ये है स्टेडिया हेयर, उसमें से जो रीडिंग लेता है लेवलिंग स्टाफ का, इसके बीच का ये जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ किससे? एस से। किससे? एस है। क्लियर? और ये पॉइंट को मैं ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी ले रहा हूँ। क्लियर? वैसे ही लेंस में भी इस तरीके के पॉइंट रहते हैं, ठीक है। लेंस में भी इस तरीके के पॉइंट हैं। अभी इसमें जो ये वाला जो है इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसका नाम यहाँ पे ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया। अच्छा, इसमें फोकल एक लेंथ होता है, एफ इंडिकेट किया, और यहाँ लेंस से, इस लेंस से और ये फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जो यहाँ पर हमें दिखाई देता है ना, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम इंडिकेट कर रहे हैं, और मतलब जो दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, इमेज लेंथ बोल सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसका इमेज यहाँ पर दिखता हुआ प्रतीत होता है। जब लेंस में देखते हैं ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट पीस पे, आई पीस पे, तो यहाँ प्रतीत होता है। तो इसको मैंने F1 मान लिया, ठीक है, और सॉरी F2 मान लेते हैं। और यहाँ ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैंने F1 मान लिया। क्लियर? F1, ओके। अच्छा, यहाँ पर इसका वर्टिकल एक्सिस होता है,
यहाँ पर इसका इस इंस्ट्रूमेंट का, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इसका वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ एम, और ये वर्टिकल एक्सिस सी, और इनके बीच का देखो वर्टिकल एक्सिस और लेंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, और ये स्मॉल डी जो होता है ये वाला जो लेंस है और वर्टिकल एक्सिस के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और वर्टिकल एक्सिस से लेके और ये लेवलिंग स्टाफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंडिकेट आप करिएगा कैपिटल डी से। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ही डिस्टेंस हमारे इंस्ट्रूमेंट और लेवलिंग स्टाफ के बीच का होता है। क्लियर, ये वाला डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर आते हैं। ठीक है, अब जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे आते हैं। तो सबसे पहले तो इसका इंडिकेशंस बताना पड़ेगा आपको कि क्या 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 इंडिकेट किया है। यहाँ पर है हमारा ओ, ठीक है, ये ओ है मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मैं यहाँ पर उसकी सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि ओ क्या है। तो ओ के लिए लिख देंगे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर एम क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। उसी में आपका स्मॉल एम जो है वो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्लियर। उसके बाद से है आई ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे आई, स्मॉल आई। क्लियर। तो ये आई जो है इसको ए भी बोल सकते हैं। देखिए ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, और इसको बोला जाता है स्टैडिया इंटरवल। उसके बाद है आपका एस, जो आप देख सकते हो कैपिटल ए भी है, और इसको बोला जाता है स्टाफ इंटरसेप्ट। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैं 1 बाय 1 करके बताते जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। क्लियर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा, जिसका नाम है स्मॉल टी। फिगर में अगर आपको मैं बताऊं तो ये है स्मॉल टी, वर्टिकल एक्सिस और लेंस ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद से आप कैपिटल टी बता दीजिए। अब कैपिटल टी क्या है, वर्टिकल एक्सिस और स्टाफ के बीच का डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस एंड लेवलिंग स्टाफ। फिर उसके बाद से और क्या बता सकते हैं, F1 और F2 बता दीजिए। F1 क्या है, F2 क्या है। तो यहाँ पे F1 जो है वो ऑब्जेक्ट और वर्टिकल एक्सिस के लेंस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, लेंस बोलो या ऑप्टिकल सेंटर बोलो, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर और लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, और ये है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इसके बीच में क्रॉस वायर बोल सकते हैं, क्रॉस
वायर, ये क्रॉस वायर यहाँ पे जो दिखता है, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि क्या क्या मुझे इंस्ट्रूमेंट में शो होता है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको डिराइव करने वाले हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे दो तरीके के ट्राइंगल यहाँ पे दिखेंगे। एक ट्राइंगल दिखा AOB एंड एक ट्राइंगल है स्मॉल AOB आर सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल कैसे हैं ये ट्राइंगल? सिमिलर है। और सिमिलर होने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है? ठीक है, सिमिलर होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये होती है कि उनके जो एंगल हैं, ठीक है, एंगल हैं वो क्या होंगे? सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर इस ट्राइंगल की बात करूं और इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसकी खास बात ये होती है, सिमिलर ट्राइंगल मतलब देखने में एक जैसे दिखते हों, इसी को बोला जाता है सिमिलर ट्राइंगल। और भी इसको क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए इनके साइड का प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये डिवाइडेड बाई ये करो, चाहे ये डिवाइडेड बाई ये करो, ठीक है, तो वो वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट ही आएगी। क्लियर? वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट ही आएगी। तो वो चीज़ें हमने सिमिलर ट्राइंगल तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो वो चीज़ों पे न जाके हम जो प्रिंसिपल पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री, उसमें ये पॉइंट था कि दो सिमिलर अगर ट्राइंगल हैं तो उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये F1, जिसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो ये मान लो ये परपेंडिकुलर F1 अपॉन S और यहाँ F2 अपॉन I होगा। तो वो चीज़ें होगी अकॉर्डिंग टू टेक्योमेट्रिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि जो F1 है, F1 अपॉन कैपिटल S इक्वल टू F2 अपॉन I होगा। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, इसको इस प्लेस पे कर दूँ, इसको इधर कर दूँ, तो यहाँ पे F1 अपॉन F2 हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल S अपॉन I हो जाएगा। ये दिख रहा है, इसको इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं। क्लियर? दूसरा, हमको लेंस फॉर्मूला पता है, वी नो डैट लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता था? लेंस फार्मूला होता था 1 अपॉन एफ, मतलब जो फोकल लेंथ होता था, 1 अपॉन F1 मतलब ऑब्जेक्ट लेंथ प्लस 1 अपॉन F2 मतलब इमेज लेंथ। ठीक है, ये होता था। अब इसके बाद अब इसी में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ F1 का, मल्टीप्लाइंग बाई F1, इसको 2 मान लो, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं F1 से मल्टीपल करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F1 अपॉन F, यहाँ पे F1 अपॉन F1 और यहाँ पे F1 अपॉन F2, ये आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है? देखो, F से F कैंसिल, F1 बचा, F1 से F1 कैंसिल, F बचा, प्लस यहाँ से देखो F1 F2 मतलब F1 अपॉन F2 इंटू F है। क्लियर? ये इक्वेशन में मैं ये वाला देखो F1 अपॉन F2 इक्वल टू S अपॉन I है, तो F1 अपॉन F2 की जगह पर मैं S अपॉन I पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके आगे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखूँगा मैं? F1 इक्वल टू F, ठीक है, प्लस F1 अपॉन F2 की जगह क्या लिखूंगा? S अपॉन I। ठीक है, ये लिख दिया। और क्या था बचा? F बचा था। ठीक है, ये बचा था। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इतना पॉइंट F1 का मिल गया। अब क्या करना है? दूसरा, ये वाले पॉइंट को यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कैपिटल D था, कैपिटल D वो क्या हो रहा था? कैपिटल D का अगर फिगर में देखेंगे तो जो F1 है, ठीक है, प्लस स्मॉल d, ये मिलके हमारा क्या हो रहा था? F।
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला था। अब F1 जो है वो ये वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया वो यहाँ पर रख सकते हैं, F प्लस एस अपन आई एफ प्लस डी हो गया। इतना तो आपका ये F1 की वैल्यू और डी को डी वैसे ही रख दिए। अब इसमें देखेंगे कि ये एस अपन आई एफ को आगे मैं रख देता हूँ, एस अपन आई एफ और इधर आ गया एफ प्लस डी, इसको एफ को इधर कर दिया। अब ध्यान देना ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। मतलब इसको ऐसे लिख दूँ, एफ अपन आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी। इसमें खास इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वाला जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, इसको बोला जाता है एडिटिव कांस्टेंट। इसको एक और नाम से d इक्वल टू के एस, एफ अपन आई को के और एफ प्लस डी को c से भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेयर करके लिख देते हैं कि एफ अपन आई इक्वल टू के भी है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 100 के नियर होती है। दूसरा है एफ प्लस डी, एफ प्लस डी इसको हम सी से इंडिकेट करते हैं और इसको बोला जाता है एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट। क्लियर, इसकी वैल्यू नियर टू 0 होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये जितना भी पॉइंट मैंने बताया जिसका नाम था थियरी ऑफ स्टेडिया टैक्योमेट्रिक, जिसके लिए हम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या एडिटिव कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके सामने जो पॉइंट मुझे बताना था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कुछ और थियरी है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके पहले इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको करा दूंगा, फिर बाद में कुछ थियरी हैं वो चीज़ें भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो कई सारे थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे कि ताकि आपको आइडिया भी रहे, ताकि आपको समझ में भी आ सके। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए ये क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें क्या फाइंड आउट करना है, टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ए पे रखा था, लेवलिंग स्टाफ बी पे रखा था, उनके बीच का डिस्टेंस 50 मीटर थे और जो स्टाफ पे जो टॉप और बॉटम की रीडिंग का डिफरेंस आया था वो था स्टाफ इंटरसेप्ट, उसको वैल्यू थी 0.495। फिर उसके बाद से बी पे रखा गया, अब बी पे इंस्ट्रूमेंट था, फिर बाद में सी पे लेवलिंग स्टाफ रखा गया था, उनके दोनों के बीच का गैपिंग जो था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 150 मीटर था और स्टाफ इंटरसेप्ट 1.485 था। तो मतलब गिवन क्या है, अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूँ तो गिवन में मुझे है क्या, गिवन में देखोगे तो ए से बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब D1 50 मीटर है और स्टाफ इंटरसेप्ट S1 बोल देते हैं 0.495 है। दूसरा अगर देखेंगे तो D2 दिया हुआ है वो 150 मीटर है और S2 जो दिया है वो कितना दिया है 1.485, ये गिवन है। क्लियर, अब इसके बेस पे जनरल जो आपके सामने इक्वेशन है, जनरल फॉर्मूला जो है जिसको स्टेडिया थियरी ऑफ स्टेडिया फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो क्या है, D इक्वल टू के एस प्लस सी। ठीक है, जिसमें के क्या है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड सी इज द एडिटिव कांस्टेंट। तो इसमें पहले वाले के लिए अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, D पहले केस के लिए, केस 1 के लिए रखते हैं तो क्या आएगा, केस 1 लिख सकते हो, पहला 50 मीटर इक्वल टू के की जगह पे के ही रहेगा, एस की जगह पे 0.495 हो जाएगा प्लस सी। केस 2 अगर लेते हैं तो ये 150 हो जाएगा, के को के ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.485 प्लस सी। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन करूंगा तो नीचे वाले की साइन चेंज हो जाती है, तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -100 आ गया, इसमें से इसको माइनस अगर करते हैं, ठीक है, इसमें से अगर इसकी वैल्यू को माइनस करते हैं तो कितनी आ जाएगी,
माइनस 0.99 के हो जाएगा, और ये तो कट जाएंगे। अभी ये माइनस माइनस कैंसिल, ये इसको डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 101.01। ये हो गया आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। क्लियर? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो गया। उसके बाद ये जो के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें? किसी एक में। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, किसी एक इक्वेशन में हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 में कर दो। तो ये 50 है, इधर के है, ठीक है। के की वैल्यू पुट कर दिए थे, पर लिख लेते हैं 0.495 प्लस सी। यहाँ पे है 101.01 इंटू 0.495 प्लस सी, और यहाँ पे है 50। इसमें मल्टीपल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 49.9999 आते जा रहा है। यहाँ 50 है, यहाँ प्लस सी है, ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो सी की वैल्यू आ जाती है 0.0001, मतलब जो अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर है, ठीक है। तो सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये है हमारा एडिटिव कांस्टेंट, ठीक है। ये है एडिटिव कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दो टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट, और फाइंड आउट करने का तरीका ये है, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करके, मतलब अपने आप नोटबुक में करोगे तो ये, फिर उसके नीचे ये करना। मेरे पास जगह था, मैं इस तरह से कर दिया, लेकिन आपने इसके करने के बाद ये नीचे करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब इसके बाद यही तुरंत इसके बगल में ही कर देना, थोड़ा आप मत सजा के लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। ऐसे कई सारे डिफरेंट घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो क्वेश्चंस करा दूँ। एक और क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा देता हूँ, ताकि और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट जरूर करें। मैं एक और क्वेश्चंस लेकर यहाँ पर बता देता हूँ। क्वेश्चंस मेरे साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी आप मेरे साथ लिख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन मैं बताते जाता हूँ। क्वेश्चन ये था, स्टाफ इंटरवल ऑन स्टाफ kept at 60 meter and 120 meter distance were observed 0.6 meter and 1.2 meter respectively. Calculate constant of tachymeter. ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिंपल सा है, क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो। क्या लिखोगे? गिवन। देखिए मैं फटाफट आपको बताते जा रहा हूँ, उसी के साथ करते भी जा रहा हूँ। गिवन में क्या दिया है देखो, पहले D1 दिया है 60 मीटर, D2 दिया है 120 मीटर, रिस्पेक्टिवली इसका S1 जो दिया है 0.6 और S2 दिया है 1.2। स्टाफ इंटरवल बोले चाहे स्टाफ इंटरसेप्ट बोले, बात एक ही हो गया। जनरल फॉर्मूला T इक्वल टू F अपॉन I S प्लस F प्लस T, ये लिखो। और ये भी लिख सकते हो D इक्वल टू के एस प्लस सी, ठीक है। ये आपके सामने है। कई बार जैसे ये दे दिया, फोकल लेंथ दे दिया, और ये स्टडिया इंटरवल दे दिया, तो उसके बेस पे भी ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, इसीलिए दोनों लिखा मैंने। फिर बाद में पहले के लिए क्या हो जाएगा, ये 60 मीटर और यहाँ पे ये S की वैल्यू है 0.6 पे के, और F प्लस टी सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा ये 120 मीटर है और इसकी वैल्यू है 1.20,
ये के और ये सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाती है। तो इसमें से इसको माइनस किया तो -60 आ गया, इसमें से माइनस किया तो माइनस में 0.6 आ गया, और सी तो कट गया, के आ गया। ये जो माइनस माइनस कैंसल, इसको इधर डिवाइड किया तो के की वैल्यू आ गया 100। इसको बोलते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद से ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, तो यहाँ पे लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या था, 60 = 0.6 के प्लस सी। तो यहाँ पे 0.6 के की वैल्यू है 100, यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे 60। तो जब इसका इससे मल्टीपल होता है तो ये हो जाता है 60, यहाँ हो गया सी, 60 यहाँ से माइनस हुआ तो सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 60 - 60 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और इसको बोला जाता है एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो आप करते जाइए और अपने आप को बेस्ट बनाते जाइए। ठीक है, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहिए। थैंक यू।